रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस वाइफ एपिसोड 2। मिहिर गुस्से से कार ड्राइव कर रहा था। वह तो शुक्र है कि अभी सड़क बिल्कुल खाली थी। मिहिर की आंखें इस वक्त बेहद लाल थी। वो एक घर के पास अपनी कार रखता है और अपनी लाल आंखों से घर को घूर के देखता है। मिहिर जब कार से बाहर निकलता है तो देखता है एक बॉडीगार्ड घर के बाहर चक्कर लगा रहा था। मिहिर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। मिहिर गुस्से से घर के अंदर जा रहा था जब बॉडीगार्ड मिहिर को देखता है तो रोकते हुए कहता है, आप कौन हैं और आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मिहिर तो पहले ही गुस्से में था और बॉडीगार्ड की बात सुनकर मानो मिहिर के तन बदन में आग लग जाते हैं। मिहिर अपनी लाल आंखों से घूर के बॉडीगार्ड को देखता है। मिहिर के ऐसे घूरने से बॉडीगार्ड डर जाता है। मिहिर अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर बॉडीगार्ड के गले की नस को प्रेस करता है, जिससे वो बॉडीगार्ड वही बेहोश होकर गिर जाता है। मिहिर बिना एक्सप्रेशन के घर के अंदर एंटर करता है तो देखता है चारों तरफ अंधेरा ही था, फिर भी मिहिर सब कुछ अच्छे से देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल बाज की तरह थी। वो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता था। मिहिर अपने कदम बढ़ाते हुए एक कमरे के बाहर रुकता है और उस रूम को खोलने की कोशिश करता है तो वह रूम खुल भी जाता है, शायद अंदर से लॉक नहीं किया था। जब मिहिर रूम खुलकर अंदर इंटर करता तो देखता है बेड पर एक खूबसूरत सी लड़की सोई हुई थी। उसके लंबे बाल बेड पर बिखरे हुए थे और चांद की रोशनी उसके पूरी बॉडी पर पड़ रही थी, जिससे उसकी बॉडी किसी हीरे की तरह चमक रहे थे। मिहिर बिना एक्सप्रेशन के अपने कदम बेड की तरफ बढ़ाने लगता है और बेड के सिरहाने जाकर बैठकर माही को गौर से देखने लगता है। माही को अपने सामने देखकर मिहिर का गुस्सा शांत हो रहा था। जिस दिन मिहिर को माही का अपने पास होने का एहसास हुआ था, उसी दिन उसने अपने एक सीक्रेट जासूस को माही के ढूंढने के लिए लगा दिया था और वह जासूस ने माही की हर एक खबर को मिहिर के पास पहुंचाया था। उस दिन मिहिर पार्टी में भी सिर्फ माही के लिए ही आया था। मिहिर अपनी जुनूनी आंखों से कभी माही के बंद आंखों को देखता तो कभी स्ट्रॉबेरी जैसे होठों को। मिहिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए माही के बालों को उसके चेहरे पर से अलग करता है। वे माही को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, जान तुम क्यों किसी और के करीब जाती हो? तुम्हें पता है, तुम्हें ऐसे किसी और के करीब जाने से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, फिर भी तुम हमेशा मुझे गुस्सा ही दिलाती रहती हो। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, लेकिन तुम अपनी गलतियों से कभी बाज ही नहीं आती। लेकिन अब बहुत हो गया। अगर मैंने तुम्हें किसी और के करीब या किसी और से भी प्यार करते हुए देखा या सुना, उसी दिन तुम मिहिर का वो साइड देखोगे जो मैं तुम्हें दिखाना बिल्कुल भी नहीं चाहता। इतना कहने के बाद मिहिर अपनी जुनूनी भरी आंखों से माही के चेहरे को देखते हुए अपने चेहरे को माही के फेस के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। वक्त के साथ साथ मिहिर के किस पैसिनेटी इंटेंस होती जा रही थी। मिहिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह माही के होंठ को छोड़ना ही नहीं चाहता था। जैसे रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी मिल गया हो, वही माही को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वह नींद में ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर मिहिर को अपने आप से अलग करती है। माही को अपने आप से दूर करता देख मिहिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह अपने लाल आंखों से घूर के माही को देखता है, फिर थोड़ी देर बाद माही से अलग होकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, जान इस बार गलती माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि किसी पराये मर्द के करीब भी जाने से पहले 10 बार सोचोगी। इतना कहने के बाद मिहिर बेड पर से खड़ा होता है और अपने शूज को खोलकर माही के ब्लैंकेट में घुस जाता है और माही को अपने करीब खींचकर टाइट हग कर लेता है। मिहिर अपना हाथ बढ़ाकर माही के बालों में फैलने लगता है, जिससे माही को धीरे धीरे वापस से नींद आने लगती है। माही नींद में ही मिहिर को टाइट हग करके अपना चेहरा मिहिर के गर्दन में छुपाकर सो जाती है। वही माही की गर्म सांसें जब मिहिर को अपने गर्दन पर फील होता है तो वह अपना कंट्रोल खोने लगता है और नीचे झुककर माही के होठों पर फिर से किस करने लगता है। कभी उसके बंद आंखों पर, कभी होंठ पर तो कभी नाक पर। ऐसे करते हुआ मिहिर ने माही के पूरे फेस पर किस करता है। मिहिर माही के चेहरे को गौर से देखते हुए उसके कान के करीब जाकर कहता है, इस बार तो तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन जिस दिन तुम मेरी हो जाओगी उस दिन से तुम्हारी बेड पर ऐसी हालत करूंगा कि उठने के काबिल भी नहीं रहोगी। इतना कहने के बाद मिहिर के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। मिहिर अपना फेस माही के सीने में छुपाकर उसकी बॉडी की स्मेल लाने लगता है। माही नींद में ही अपना एक हाथ बढ़ाकर मिहिर के बालों में फेरने लगती है, जिससे धीरे धीरे मिहिर को सुकून की नींद आने लगती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह 5 बजे मिहिर का फोन रिंग करता है, जिसकी वजह से मिहिर की नींद टूटने लगती है।
मिहिर की आंखें एक झटके में खुल जाती है। मिहिर नहीं चाहता था कि माही की नींद खराब हो। जब मिहिर अपनी आंखें खोलता है तो सामने माही का प्यारा चेहरा उसकी आंखों के सामने होता है, जिसे देखकर मिहिर के होठों पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है और वह आगे बढ़कर माही के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है। मिहिर जब फोन देखता है तो उस पर सैम का नाम शो हो रहा था। मिहिर लेटे हुए ही फोन पिक करता है और अपने कानों पर लगाता है। दूसरी तरफ से सैम की आवाज आती है, जो मिहिर को न्यूयॉर्क आने के लिए कह रहा था। सैम की बात सुनकर मिहिर बिना एक्सप्रेशन के कहता है, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अभी अपने जान के पास हूं। जब सैम मिहिर के बात सुनता है तो मिहिर के लिए खुश हो जाता है, क्योंकि सैम ना जाने कितनी ही बार मिहिर को माही के लिए तड़पते हुए देखा था। वो मिहिर की बातें समझ रहा था, लेकिन मिहिर का न्यूयॉर्क आना बहुत जरूरी था। अगर वह नहीं आता तो कंपनी में करोड़ों का नुकसान हो सकता था। मिहिर सैम को कुछ कहता उससे पहले ही माही हलचल करने लगती है। माही अपनी आंखें खोलती है तो सामने मिहिर को देखती है, तो उसे कोई सपना लगता है। माही वापस अपनी आंख बंद करके खुलती है, फिर भी मिहिर को अपने सामने ही देखती है तो जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से टीना जो अपने रूम में सो रही थी वो बेड पर से गिर जाती है। टीना जब माही के रूम से आवाज सुनती है तो घबरा जाती है और दौड़ते हुए माही के रूम को नॉक करती है, लेकिन माही कोई भी रिस्पांस नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से टीना परेशान हो जाती है और एकदम से रूम का दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देखकर टीना का मुंह खुला ही रह जाता है। टीना थोड़ी देर बाद अपने सेंस में आते हुए माही और मिहिर से कहती है, सॉरी, वो मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी, सॉरी। इतना कहकर टीना रूम का दरवाजा बंद कर देती है। वो अपने गालों पर हाथ रखकर शर्मते हुए कहती है, यह माय लॉर्ड कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं है। इतना कहने के बाद टीना शर्माते हुए अपने रूम में चली जाती है। वहीं रूम के अंदर मिहिर माही के ऊपर था। मिहिर ने इस वक्त अपने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। वो शर्टलेस था क्योंकि मिहिर की आदत थी रात को बिना शर्ट के सोने की। मिहिर अपना एक हाथ माही के मुंह पर रखे हुए उसे ही देख रहा था। माही का चेहरा इस वक्त गुस्से से या शर्म से बेहद लाल थी, क्योंकि उसे मिहिर का अपने करीब आना एक अलग सा एहसास दिला रहा था। माही मिहिर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन मिहिर जो था वो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार का माही अपने आप को छुड़ाना बंद कर देती है। जब मिहिर देखता है कि माही कोशिश करना बंद कर देती है तो उसके ऊपर से हटते हुए बेड पर लेटते हुए माही देखता है और उसकी कमर को पकड़कर अपने ऊपर लेटाता है। माही तो पहले ही गुस्सा थी किसी अनजान शख्स को अपने रूम में देखकर, और ऊपर से मिहिर की ऐसी हरकत माही को और गुस्सा दिला रहा था। मिहिर माही के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर स्माइल कर रहा था। वही मिहिर के स्माइल माही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। वो गुस्से में चिल्ला के कहती है, आप कौन है? आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में घुसने की? मिहिर जो अब तक स्माइल करते हुए माही को देख रहा था, माही के चिल्लाने पर उसका चेहरा सर्द हो जाता है और वह माही को अपने नीचे करके गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे डिसरिस्पेक्ट से बात करने की? आज तक किसी की भी इतनी औकात नहीं हुई जो मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। माही को मिहिर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिहिर की खतरनाक आवाज सुनकर उसे सच में डर लगने लग गया था। लेकिन अपने डर को काबू में करते हुए वह मिहिर की आंखों में घूमते हुए कहती है, अच्छा, अब आप मेरे घर में भी आए और मैं ये भी ना पूछा कि आप होते कौन हैं? जिसके जवाब में मिहिर माही के होठों पर एक किस करते हुए कहता है, तुम बस ये समझ लो कि मैं तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड हूं। माही को मिहिर की बातें कुछ समझ में नहीं आती और उसकी बातें उससे गुस्सा दिलाने का काम कर रही थी। माही अपना दांत पीसते हुए मिहिर से कहती है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी शादी, वह भी आपसे, आप सपने देखना बंद कर दीजिए। ना जान ना पहचान, सीधा शादी की बात पर आ गए। मिहिर जब माही की बात सुनता है तो अपने होठों पर तिरछी स्माइल लाते हुए कहता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मैं तुम्हारा क्या हूं। इतना कहने के बाद मिहिर बेड पर से खड़ा होता है और अपने शर्ट पहनते हुए माही को देखकर एक वार्निंग भरे लहजे में कहता है, स्वीट हार्ट, मैं तो अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं जरूर आऊंगा और तुम्हारी पल पल की खबर मुझ तक पहुंचती जाएगी। अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देख लिया तो तुम्हारा वो हाल करूंगा ना कि तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। इतना कहने के बाद मिहिर माही के पास आते हुए उसके बालों को कान के पीछे करता है और उसके माथे पर एक स्वीट किस करके आंखों में देखते हुए माही के होठों के करीब बढ़ने लगता है। वही माही मिहिर को अपने करीब आते हुए देखती है
तो पीछे होते हुए बेड पर वापस लेट जाती है। मेहर भी माही के ऊपर धीरे धीरे आ रहा था और माही के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर सर से ऊपर करता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। माही मेहर को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन मेहर को वह हिला भी नहीं पाती है। माही को मेहर की ऐसी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा होकर माही अपने दांतों से मेहर के होठों को वाइट करती है, जिससे मेहर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेहर अभी भी माही को किस करने में लगा हुआ था, वहीं माही को अपने मुंह में मेहर के खून का टेस्ट आ रहा था। मेहर के जाने के बाद माही अपने बेड से खड़ी होती है और विंडो के पास जाकर किसी को कॉल करती है, तो दूसरी तरफ से कोई शख्स कॉल उठाता है। तो माही अपनी शांत वॉइस में कहती है, अभी एक आदमी घर से बाहर गया है, उसकी इंफॉर्मेशन निकालकर मेरे पास भेजो। तो दूसरी तरफ से अनजान शख्स बोलता है, ओके मैम, काम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर माही ओके बोल देती है। माही जाने के लिए मुड़ती ही है, तभी उसका ध्यान बाहर खड़े मेहर पर जाता है, जो अपने कार से टेक लगाकर माही के विंडो को घूर के देख रहा था। मेहर के फेस पर इस वक्त ऐसे एक्सप्रेशन थे जिससे वो क्या सोच रहा है, बता पाना बेहद मुश्किल था। माही अभी भी विंडो से मेहर को ही देख रही थी, और मेहर जब माही को देखता है कि वह उसे ही देख रही है, तो उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है, और मेहर माही को देखकर एक आइज विंक करता है। मेहर को ऐसे बिहेव करते देख माही को बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बींच लेती है। वहीं मेहर माही के चेहरे को गौर से देख रहा था, जैसे वो माही के चेहरे से कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा हो। तभी मेहर का फोन रिंग करता है। मेहर माही पर से बिना नजरें हटाए अपने फोन को पिक करता है, तो दूसरी तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है जिससे मेहर की आंखें, जो अब तक बेहद शांत थी, उसमें किसी का खून करने का भूत सवार हो गया था। मेहर गुस्से से कांप रहा था और एकदम से अपना फोन लेकर जमीन पर फेंक के मारता है, जिससे फोन चकनाचूर हो जाता है। वही माही विंडो से मेहर को देख रही थी। मेहर का गुस्सा देखकर माही भी एक पल के लिए डर गई थी। माही के फेस पर पसीने की बूंद दिखाई दे रही थी। माही तुरंत विंडो से अलग हो जाती है और अपने पसीनों को साफ करते हुए कहती है, कितना पागल साइको आदमी है, 1 मिनट में शांत, 1 मिनट में खूंखार शेर बन जाता है। वहीं बाहर मेहर गुस्से में कार में बैठता है और ड्राइवर पर चिल्ला के बोलता है, जल्दी से कार एयरपोर्ट पर ले चलो। कर ड्राइवर जब मेहर की खतरनाक आवाज सुनता है तो कांपने लगता है, उसके माथे पर पसीने की बूंद आ जाती है। ड्राइवर बिना देरी किए कार को स्टार्ट करता है और तेज रफ्तार में एयरपोर्ट की तरफ मोड़ देता है। मेहर इस वक्त अपना सर पीछे सीट से टेक लगाकर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। गाड़ी में बिल्कुल शांति थी, सिवाय सांस की और धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। जब उनकी गाड़ी मुंबई एयरपोर्ट पर रुकती है तो मेहर गुस्से से बाहर निकलता है और अपने प्राइवेट जेट की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद में मेहर अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था और सिगरेट पीते हुए खुद से ही कहता था, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे लाइफ में इंटरफेयर करके इसकी सजा तो तुझे मिलेगी। और अपना फोन निकालकर डेविल को कुछ इंट्रोडक्शन देता है और फोन बंद करके आंखें बंद कर लेता है। मेहर की आंख बंद करते ही उसके सामने माही का खूबसूरत चेहरा घूमने लगता है। 4 घंटे बाद न्यूयॉर्क एयरपोर्ट। मेहर एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और गुस्से में कार में बैठता है। मेहर के बैठते ही ड्राइवर कार तेज रफ्तार से चलाते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है। वही इंडिया में मेहरा मैंशन, एक कमरे में सोनिया और सिया बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, या फिर कहे माही के खिलाफ बहुत ही गंदा साजिश रच रहे थे। सिया गुस्से में सोनिया से कहती है, मैं उस माही को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, कुछ ज्यादा ही डेयर बनती जा रही है। बहुत हो गया, कब तक बच पाएगी हमारे प्लेन। बेशक उस दिन पार्टी में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है ना कि किसी से आंख मिलाने के भी लायक नहीं बचेगी। वही सोनिया जब सिया की बात सुनती है तो अपने चेहरे पर एक शातिर स्माइल आते हुए कहती, ऑफ कोर्स बेबी, बस तुम देखती जाओ मैं उस लड़की के साथ क्या करती हूँ। सिया सोनिया की बात सुनकर हंसने लगती है और अपने चेहरे पर एक इविल स्माइल आते हुए कहती है, यू जस्ट वेट एंड वॉच माही, मैं तुम्हारी जिंदगी कैसे नर्क बनाती हूँ। इतना कहने के बाद दोनों बहनें मिस्टीरियस स्माइल करने लगते हैं। पता नहीं ये दोनों क्या प्लान कर रहे हैं माही के खिलाफ। खैर आगे पता चलेगा कि माही इन सब से कैसे डील करती है। वही माही अभी भी मेहर के बिहेवियर के बारे में ही सोच रही थी। वो खुद से ही कहती है कि पता नहीं मैं इस आदमी के सामने इतनी कमजोर फील क्यों कर रही थी। यहाँ तक कि कुछ बिगाड़ने की बात बहुत दूर है, मैंने तो उसे हिला भी नहीं पाई। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है।
यही सब सोचते हुए माही अपने बेड पर बैठकर अपने सिर को नीचे किए हुए यही सब सोच रही थी। तभी रूप में टीना आती है और खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी रोमांटिक हो सकती है। हम मतलब चुपके चुपके आप अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती है। इतना कहने के बाद टीना माही को टीच करने लगती है। माय लॉर्ड, क्या बंदा था, मतलब मैं तो फिदा ही हो गई उसे देखकर, उसके पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी, ऐसे ही टीना मेहर की तारीफ किए जा रही थी। माही तो पहले ही सुबह की वजह से परेशान थी, ऊपर से टीना की ऐसी बातें सुनकर माही का तो दिमाग ही खराब हो गया। माही अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए शांति से टीना से कहती है, टीना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ सकती हो? मेरी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। टीना जब माही के बात सुनती है तो उसके फोरहेड को टच करते हुए कहती है, क्या हुआ माय लॉर्ड, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? टीना को अपने लिए इतना फिक्र करते देख माही उसे शांत कराते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ। टीना जब माही के बात सुनती है तो ज्यादा परेशान ना करते हुए कहते हैं, ठीक है माय लॉर्ड, आप आराम कीजिए। इतना कहने के बाद टीना रूम से निकल जाती है। किसका कॉल आया था मेहर के फोन पर, जिसकी वजह से मेहर इतने गुस्से में वापस न्यूयॉर्क चला गया? लाइक और कमेंट कर देना। टीना के रूम से चले जाने के बाद माही एक नज़र दरवाजे को देखने लगती है, फिर थोड़ी देर बाद जाकर दरवाजा को अंदर से बंद कर देती है और माही अपने कदम बुक सेल्फ की तरफ मोड़ लेती है, जो बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई थी। माही बुक सेल्फ से एक बुक को हटाती है, जिससे एक सीक्रेट रूम ऑटोमेटिक ही खुल जाती है। माही उस रूम में एंटर करती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। उस रूम में चारों तरफ एंटीक चीजें रखी हुई थी। माही आगे बढ़ते हुए एक चेयर पर बैठ जाती है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन दिख रही थी। माही बिना एक्सप्रेशन के अपने हाथों को कीबोर्ड पर नचाने लगती है। माही की उंगलियों की रफ्तार इतनी तेज थी मानो जैसे कोई पियानो बजा रहा है। माही का चेहरा इस वक्त बेहद शांत था, मगर फिर भी उसका ऑरा बहुत खतरनाक लग रहा था। ऐसे ही माही 2 घंटे तक स्क्रीन के सामने बैठी होती है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। माही जब अपना फोन ओपन करती है तो उस पर उसी अनजान शख्स का मैसेज आया हुआ था, जिससे माही ने मेहर का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था। माही जब इंफॉर्मेशन देखती है तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था कि मेहर एक बिजनेसमैन है। उस इंफॉर्मेशन में सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन ही थी। माही ये देखकर थोड़ी गुस्सा हो जाती है और उस अनजान शख्स को फोन करके कहती है, क्या भेजा है तुमने? मैंने तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था, ये कॉमन इंफॉर्मेशन नहीं। जब वो आदमी माही के बात सुनता है तो थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहता है, वो बॉस, मैंने बहुत कोशिश की मगर जानकारी पूरी नहीं मिली, बस इतना पता है कि वो न्यूयॉर्क का बिजनेसमैन है। उसकी इन्फॉर्म को इतने अच्छे से हाइड किया है, ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है। जब उस आदमी की बात माही सुनती है तो अपने दांत पीसते हुए कहती है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, मुझे बस उस आदमी का इंफॉर्मेशन चाहिए, वो भी 2 घंटे में। इतना कहने के बाद माही बिना उस शख्स की बात सुने फोन काट देती है। माही को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके आदमी ने एक मामूली से मेहर की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। माही को मेहर एक नॉर्मल बिजनेसमैन ही लग रहा था। जब माही को मेहर की सच्चाई पता चलेगी तो वह क्या करेगी? माही वापस चेयर पर बैठते हुए अपना फोकस स्क्रीन पर गड़ा देती है। ऐसे ही करने के बाद अचानक से माही के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। माही चेयर पर लीन होकर रिलैक्स वे में बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल थी। थोड़ी देर बाद माही अपनी आंखें खोलती है और खड़ी होकर एक बड़ी सी स्क्रीन के पास जाती है, जहां पर मेहरा फैमिली के सीसीटीवी लाइव चल रहे थे। माही बिना एक्सप्रेशन के मेहरा फैमिली को देख रही थी, जो इस वक्त मेहरा फैमिली हॉल में बैठे हुए बातें कर रहे थे। माही के लिए हैकिंग कोई बड़ी बात नहीं थी, वह अपनी पहले वाली जिंदगी में बेस्ट हैकर थी। इसलिए मेहरा फैमिली की सीसीटीवी सिक्योरिटी कोड तोड़ने में माही को जरा भी समय नहीं लगा। माही इस वक्त दीवार के सहारे खड़ी हुई थी। उसने अपना एक पैर दीवार के पीछे लगाकर मेहरा फैमिली की सीसीटीवी वीडियो लाइव देख रही थी। थोड़ी देर बाद माही ऐसे ही वीडियो देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। माही खुद से ही कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों इतने बड़े बेवकूफ हो सकती हो। खैर, खून अपना असली रंग तो दिखाता ही है ना। इतना कहने के बाद माही मेहरा फैमिली को देखने लगती है। वही सिंघानिया मैंशन। आदित्य अपने रूम में सो ही रहा था कि उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है। आदित्य की आंखें इस वक्त लाल थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो रात को ढंग सोया ही ना हो। आदित्य खड़ा होकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है।
जब आदित्य रूम में आता है और अपने कबोर्ड की ओर चला जाता है। जब आदित्य तैयार होकर तुम में आता है तो देखता है उसका फोन रिंग कर रहा है। आदित्य जाकर देखता है तो उस पर सिया का नाम फ्लैश हो रहा था। आदित्य का बिल्कुल भी मन नहीं था सिया से बात करने का, इसलिए वो फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। वही सिया जब देखती है कि आदित्य ने उसका फोन रिसीव नहीं किया तो गुस्से में तमतमा जाती है। वो आदित्य को फिर से फोन ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी आदित्य ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये देखकर मानो सिया का तो खून ही खोल गया। रिया अपना फोन जमीन पर पटकते हुए खुद से कहती है, आदित्य तुमने मेरा सिया मेहरा का कॉल पिक नहीं किया, आखिर क्या हो गया है। खुद बड़बड़ाते हुए सिया अपने बाल पकड़कर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसके जेहन में पार्टी की रात आदित्य का माही से बात करना सारे पल किसी फिल्म की तरह चलने लगती है। सिया एकदम से खड़ी होती है और खुद से ही कहती है, हो ना हो जरूर ये सब उस माही की वजह से हो रहा है। जब से आदित्य ने माही को पार्टी में देखा है उसके बाद से ही ना उसने मुझे कॉल किया ना मेरे कॉल रिस्पांस दे रहा है। यही सब सोचते हुए सिया को माही पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वह अपने सामान को फेंकना स्टार्ट कर देती है और गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाकर कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आदित्य कभी उस सो कॉल्ड माही से अट्रैक्ट हो सकते हैं। ना जाने मैंने आदित्य को अपना बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं इतनी आसानी से उस माही से हार नहीं मान सकती। मैं आदित्य को वापस अपनी तरफ करके ही रहूंगी। इतना कहने के बाद सिया पागलों की तरह हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में मेहर की कार एक खूबसूरत से विला के सामने रुकती है। मेहर कार से बाहर निकलकर विला में एंटर करता है। जब सारे सर्वेंट मेहर को देखते हैं तो घुटनों के बल बैठकर अपना सर नीचे कर लेते हैं। मेहर बिना उन सब पर ध्यान दिया अंदर चला जाता है। मेहर जब हॉल में एंटर करता है तो सामने खड़े लोगों को देखकर मेहर की गुस्से की कोई सीमा ही नहीं बची। न्यूयॉर्क जब मेहर विला में एंटर करता है तो अपने सामने खड़े लोगों को देखकर गुस्से से मेहर की हाथ की मुट्ठी कांप जाती है। मेहर उन सबको इग्नोर करके अपने रूम की तरफ जा ही रहा होता है कि पीछे से एक सख्त आवाज में मेहर के कानों में पड़ती है, जिससे मेहर के कदम अपने आप रुक जाते हैं। पीछे से एक ओल्ड आदमी मेहर से कहता है, मेहर रायजादा ये क्या तरीका है, अपने फैमिली को इग्नोर करके जाने। उस आदमी की बात सुनकर मेहर गुस्से में चिल्लाकर कहता है, चुप हो जाइए आप, मैंने कितनी बार कहा है मुझे इस सरनेम से मत बुलाई, नफरत है मुझे, मैं सिर्फ मेहर हूँ, सिर्फ मेहर हूँ। इतना कहने के बाद में मेहर अपने रूम की तरफ चला जाता है। मेहर के जाने के बाद हॉल में पूरी तरह से शांति पासर जाती है। वहीं उस ओल्ड आदमी की बगल में एक औरत खड़ी थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने एक सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और गले में डायमंड का नेकलेस। वो औरत वहीं सोफे पर बैठ जाती है। उस औरत की आंखों में आंसू थे। वो औरत खुद से ही बोलती है, कब तक नफरत करते रहेंगे मेहर हमसे। इतना कहने के बाद वो औरत रोने लगती है। ये सब मेहर की फैमिली है। मेहर अपनी फैमिली से बहुत नफरत करता है, लेकिन मेहर अपने दादाजी की रिस्पेक्ट भी करता है। दादाजी ओम प्रकाश रायजादा ये दिल के बहुत अच्छे हैं। इनका ऑरा भी बिल्कुल मेहर की तरह है, खतरनाक। यह अपने जमाने में अंडरवर्ल्ड के डॉन थे। इनके कुर्सी पर से हटने के बाद मेहर के पापा देव रायजादा, उसके बाद मेहर इस कुर्सी पर बैठा। वह औरत जो अभी रो रही थी वह मेहर की मां कोमल रायजादा है। कोमल जी अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, खास तौर पर वह मेहर से बेहद प्यार करती है। मेहर का भाई आयुष रायजादा, मेहर की बहन पीहू रायजादा, ये दोनों मेहर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेहर के गुस्से से भी बहुत डरते हैं। मेहर इन सब से दूर अपने डाक विला में रहता है। मेहर को अकेले रहना पसंद है। मेहर जो इतना फेमस बिजनेसमैन बना था वह अकेले अपने दम पर बना, किसी की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मेहर गुस्से में अपने रूम में एंटर करता है और सारे सामानों को फेंकना स्टार्ट कर देता है। वो रूम जो किसी रॉयल प्रिंस की तरह लग रहा था अब कोई जंग का मैदान लग रहा था। मेहर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा शांत ही नहीं होता। मेहर के हाथों से खून बह रहा था, लेकिन मेहर को जैसे ही सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मेहर बालकनी डोर ओपन करता है तो सामने एक बहुत बड़ी स्विमिंग पूल थी। मेहर स्विमिंग पूल में छलांग मारता है और स्विमिंग करना स्टार्ट कर देता है। मेहर जिस फ्लो पर रहता था उस फ्लो पर किसी के आने की परमिशन नहीं थी। मेहर के ऐसे बहुत से राज थे जो किसी को बताना नहीं चाहता था। मेहर अपने भरोसेमंद आदमी को ही अपने रूम में आने की परमिशन देता था, जो आकर मेहर के रूम की सफाई करता था और चला जाता था। थोड़ी देर बाद मेहर स्विमिंग पूल से निकलता है तो उसकी बॉडी पर व्हाइट शर्ट बिल्कुल चिपकी हुई थी, जिससे मेहर के 8 पैक एप्स देख रहे थे।
मेहर के बाल उसके माथे से चिपके हुए थे। मेहर के ग्रे आइज इस वक्त थोड़ी लाल थी। मेहर स्विमिंग पूल से निकलता है और अपने रूम में आता है। मेहर का रूम जो पहले किससे जंग के मैदान की तरह लग रहे थे, अब बिल्कुल पहले जैसी हो गई थी। मेहर अपने ड्रेसिंग रूम में जाता है। मेहर की ड्रेसिंग रूम बहुत बड़ी थी। एक तरफ मेहर के ऑफिस वेयर, दूसरी तरफ उसके नॉर्मल वेयर। एक कबोर्ड में उसके टाई, एक कबोर्ड में वॉच और एक कबोर्ड में जूते पड़े हुए थे। मेहर ड्रेसिंग रूम से कपड़े चेंज करके बाहर आता है। इस वक्त मेहर ने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। मेहर अपने बालों में कॉम्बो करता है और अपने टाई बांधकर अपने लेफ्ट हैंड में एक ब्रांडेड वॉच पहनता है और अपना ओवरकोट अपने हाथों में लेकर रूम से बाहर निकल जाता है। मेहर विला से बाहर जा ही रहा था कि उसे पीछे से दादा की रोबदार आवाज सुनाई देती है। ओम प्रकाश जी मेहर से कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक लड़की ढूंढ ही है और मैं चाहता हूं कि आप उस लड़की के साथ शादी करें, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि मैं आपकी शादी उनकी पोती से करवा लूंगा। मेहर दादाजी के बात सुनता है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। मेहर अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपने हाथों को अपने गर्दन पर फेरने लगता है। मेहर के ऐसे रिएक्शन देखकर पूरी फैमिली डर से कांपने लगती है, एवं दादाजी भी। लेकिन थोड़ी देर के बाद वही अपने पुराने वाले ऑरा में आते हुए अपनी आवाज में शक्ति लाते हुए कहते हैं, मेरा यह आखिरी फैसला है और मैं चाहता हूं कि आप मेरी बातें मानेंगे। इतना कहने के बाद दादाजी ड्राइविंग टेबल से उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। वही दादाजी के चले जाने के बाद पूरी फैमिली का ध्यान मेहर के ऊपर आ जाता है। मेहर बिना कुछ कहे गुस्से से विला के बाहर चला जाता है। मेहर गुस्से में बाहर निकलता है। ड्राइवर जब को इतने गुस्से में देखता है तो अपने डर के सलाइव को गटकते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और गाड़ी तेज रफ्तार में करते हुए विला से बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मेहर की कार एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के सामने रुकती है, जिसका नाम प्लेट पर मेहर कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। एक बॉडीगार्ड आते हुए मेहर के कार का दरवाजा खोलता है। मेहर गाड़ी से बाहर निकलता है और ऑफिस के अंदर एंटर करता है। जब सारे एम्प्लॉयज अपने बॉस को गुस्से में देखते हैं तो अपनी सीट पर जाकर जल्दी से बैठ जाते हैं और अपने काम करने लगते हैं। मेहर उन सबको को इग्नोर करते हुए अपने प्राइवेट एलिवेटर में चला जाता है। मेहर के चले जाने के बाद सारे एम्प्लॉयज के जान में जान आती है। वही रिसेप्शन पर बैठी एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है, यार अलीशा बॉस कितना हैंडसम है, मैं तो उनको देखकर फिदा हो गई। जब अलीशा उस लड़की की बात सुनती है तो अपनी तीखी नजरों से उसे घूरते हुए कहती है और कहती है, तू जानती नहीं बॉस कितने गुस्से वाले हैं, अगर तूने बॉस को पटाने की कोशिश की ना तो वो तेरी चाल ले सकते हैं। लेकिन मानो अलीशा की बात वो लड़की सुन ही नहीं रही थी। वो लड़की अपने मन में कहती है, अब देखते जाओ अलीशा मैं कैसे बॉस को अपने जाल में फंस आती हूँ और इस कंपनी के मालिक इन बनती हूँ। इतना कहने के बाद वो लड़की डेविल स्माइल करने लगती है। वही कैबिन में मेहर अपने चेयर पर बैठकर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसके कैबिन में डेविल नॉक करता है। मेहर अपने इमोशनलेस आवाज में आने की परमिशन देता है। जब डेविल केबिन में आता है और मेहर का शेड्यूल बताते हुए कहता है, बॉस आज मिस्टर एलेक्स के साथ आपकी मीटिंग है। इतना कहने के बाद डेविल चुप हो जाता है। मेहर डेविल को जाने की परमिशन देता है। डेविल के चले जाने के बाद मेहर अपने चेयर लिन होकर बैठ जाता है और अपने मुंह में सिगरेट लेकर पीने लगता है। मेहर के जहर में दादाजी की सुबह की बात गूंजने लगती है। दादाजी के बाद याद आते ही मेहर के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। मेहर खुद से ही कहता है, मेहर अब तुझे दादाजी की बात तो माननी पड़ेगी ना। इतना कहने के बाद मेहर किसी को मैसेज करके इंट्रोडक्शन देकर अपना फोन बंद कर लेता है। मेहर अपने लैपटॉप स्क्रीन पर देखता है जिस पर माही की लाइव वीडियो चल रही थी। मेहर ने माही के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। मेहर देखता है कि माही अभी बेड पर लेटे सो रही थी। माही सोते हुए बेहद क्यूट लग रही थी। मेहर अपना हाथ आगे स्क्रीन पर फेरने लगता है और माही के सोते हुए चेहरे देखकर उसके फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। मेहर माही को सोते हुए देखकर लैपटॉप की स्क्रीन पर एक किस करता है। थोड़ी देर बाद डेविल केबिन में आता है और मेहर से कहता है, बॉस मिस्टर एलेक्स मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। डेविल की बात सुनकर मेहर अपने चेयर से खड़ा होता है और अपने सूट को ठीक करते हुए एलिगेंट से केबिन के बाहर चला जाता है। मेहर कैबिने से निकलकर मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। मेहर जब मीटिंग रूम एंटर करता है तो सारे एम्प्लॉयर्स मेहर को देखकर साइलेंट हो जाते हैं। मेहर एरोगेंट से चलते हुए अपने सीईओ चेयर पर बैठ जाता है।
और मीटिंग स्टार्ट करने का इशारा करता है, जिसे समझकर मिस्टर एलेक्स का असिस्टेंट प्रोजेक्शन देना स्टार्ट कर देता है। मिहिर ध्यान से अपनी नज़र प्रोजेक्ट स्क्रीन पर गड़ाए देख रहा था। ऐसे ही 3 घंटे बाद मीटिंग खत्म होती है। मिहिर मिस्टर एलेक्स को देखते हुए कहता है, मिस्टर एलेक्स, मुझे आपका प्रपोजल अच्छा नहीं लगा। जब मिस्टर एलेक्स मिहिर की बात सुनता है तो अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, सर प्लीज आप एक बार हमारी कंपनी के साथ काम करके तो देखिए। इससे आपकी कंपनी और मेरी कंपनी दोनों को बहुत फायदा होगा। मिहिर जब एलेक्स के बात सुनता है तो कहता है, एक बात तो तुमने सही कही, मेरी कंपनी के साथ जुड़कर तुम्हारा कंपनी को बहुत फायदा होगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ अपनी कंपनी का लॉस ही दिखा रहा है, सो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद मिहिर मीटिंग रूम से चला जाता है। इंडिया में माही इस वक्त अपने सेक्रेट रूम में मौजूद थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो सामने लगे कंप्यूटर में अपने उंगलियों को तेजी से चलते लगती है। कुछ टाइम बाद माही लैपटॉप स्क्रीन को घूरने लगती है जिसमें सिया की पिक थी। माही सिया की पिक देखते हुए खतरनाक मगर अपनी मिस्टीरियस वॉइस में कहती है, तुमने मुझे उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी सिया, क्योंकि मैं वो अवनी नहीं हूँ जिसे तुम अपने ट्रैप में फंसा लो। क्योंकि माही वह आग है जो सब कुछ पर बात करने की फितरत रखती है। खेल खामोशी का है स्वीटहार्ट, तुम्हारी लाइफ में तूफान तो जरूर लाएगी। माही को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सिया के खिलाफ कुछ खतरनाक प्लान कर रही है। तभी माही के फोन पर कॉल आता है। जब माही फोन के स्क्रीन पर देखी है तो दादाजी सो रहा था। ये देखकर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। माही जब कॉल रिसीव करती है तो सामने से दादाजी माही को कुछ ऐसा कहते हैं जिससे माही के चेहरे पर स्माइल और गहरी हो जाती है। कॉल कट होने के बाद माही अपनी खतरनाक नजरों से एक तक सिया की तस्वीर को पूरे जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में वही ऑफिस के बाहर एक ब्लैक कार आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की जिसने एक मिनी स्कर्ट और ऊपर एक स्टेप कट टॉप पहनी थी, आंखों में काजल और होठों पर एक डार्क रेड लिपस्टिक, वो लड़की कार से बाहर निकलती है और अपने आंखों पर चश्मा पहनते हुए कैटवॉक करते हुए ऑफिस के अंदर घुस जाती है। जब सारे एम्प्लॉय उस लड़की को देखते हैं तो उनका मुंह बन जाता। सारे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि आ गई चुड़ैल। वही वो लड़की की सारे एम्प्लॉयज को इग्नोर करते हुए एरोगेंट से चलते हुए मिहिर के प्राइवेट लिफ्ट में चढ़ जाती है। किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस लड़की को रोकने की, क्योंकि यह लड़की मिहिर के दादाजी के दोस्त की पोती थी जिसे मिहिर के दादाजी ने उसकी शादी के लिए सेलेक्ट किया था। वो लड़की एरोगेंट से चलते हुए सीधा मिहिर के प्राइवेट लिफ्ट में चली जाती है। कुछ देर बाद लिफ्ट टॉप फ्लोर पर रुकती है। वही वो लड़की अपने बालों को झटकते हुए लिफ्ट से बाहर निकलती है। इस वक्त उस लड़की ने जो कपड़े पहने हुए थे उसमें उसके चेस्ट कुछ ज्यादा ही विजिबल हो रहे थे। तो ये है माया अग्रवाल। इस मैडम को अपनी खूबसूरती का कुछ ज्यादा ही घमंड है। अमीर बाप की बिगड़ाई हुई औलाद है। केबिन में मिहिर इस वक्त अपने सेक्रेट रूम में था जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ माही की फोटो लगी हुई थी। इस वक्त मिहिर एक किंग चेयर पर एरोगन से पर हुआ था। उसके सामने वाइन की बोतल रखी हुई थी। मिहिर इस वक्त अपनी नशीली आंखों से माही की फोटो को देखते हुए साइको वे में बोलता है, जान तैयार हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए। अपने मिहिर का होने के लिए इतना कहते हुए उसके फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। अब मिहिर क्या करने वाला है ये तो वही जाने। तभी रूम में लगी एक एलसीडी में केबिन का वीडियो शो होने लगता है जिसमें माया की वीडियो चलने लगती है, जिसमें माया की हर एक्टिविटी मिहिर अपने खतरनाक आंखों से गोरे जा रहा था। वही इन सब से अनजान जब माया केबिन में इंटर करती है तो देखी है केबिन में इस वक्त कोई भी नहीं है। माया अपनी नजरों को चारों तरफ घूमने लगती है। तभी उसकी नजर मिहिर के किंग चेयर पर पड़ती है जिसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक घमंड भारी स्माइल आ जाती है। माया चलते हुए उसे चेयर के सामने खड़ी हो जाती है और खुद से ही बोलती है, सो फाइनली अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। बहुत जल्द मैं मिहिर से शादी करके इस अंपार की क्वीन बन जाऊंगी। वही मिहिर माया के हर एक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। उसे इतना तो पता चल गया कि माया क्या सोच रही है। ये समझते हुए उसके चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। मिहिर अपने बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से से कहता है, ई हेट दिस ब्लडी बीच। इतना कहते हुए मिहिर अपने सेक्रेट रूम से निकलता है और सीधा माया के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। वही माया को जब एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है तो सामने मिहिर खड़ा था जो उसे ही अपनी कोल्ड नजरों से देख रहा था। माया मिहिर के एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए मिहिर को अपनी लस्ट भरी नजरों से ऊपर से नीचे देखने लगती है। इस वक्त मिहिर हद से ज्यादा सिडक्टिव लग रहा था। मिहिर के शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे मिहिर का लोहे जैसा सीन विजिबल हो रहा था, जिस पसीने की बूंद किसी मोती की तरह चमक रहे थे। मिहिर की बॉडी को देखकर
माया अपनी ललचाया नजरों से मिहिर को देखते हुए अपने होठों पर वाइट करती है। मैं अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए मिहिर को टच करने ही वाली होती है, तभी मिहिर गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ माया के गाल पर जड़ देता है। मिहिर के थप्पड़ की वजह से माया अपना बैलेंस नहीं बन पाती और वही फ्लो पर गिर जाती है। इस वक्त माया के होंठ के किनारे से खून बह रहा था। मिहिर गुस्से से चिल्लाते हुए उसे कहता है, यू ब्लडी साली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन मेरे केबिन में घुसने की। इस वक्त मिहिर गुस्से से कांप रहा था। मिहिर की थप्पड़ और उसकी बातों को सुनकर माया को मिहिर पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे इतना तो पता था कि अगर वह मिहिर को कुछ उल्टा सीधा कहेगी तो मिहिर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने गुस्से का खून पीते हुए अपने चेहरे पर फेक स्माइल हुए मिहिर से कहती है, सॉरी मिहिर बेबी, लेकिन अब तो मैं तुम्हारी वाइफ बोलने वाली हूं ना, तो इतना तो चलता है। माया की बातें मिहिर को हद से ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। गुस्से में अपने कंट्रोल को खोकर माया को कुछ करता उससे पहले ही उसके केबिन में डेविल दौड़ते हुए आता है। केबिन में दौड़ते हुए डेविल आता है और मिहिर के सामने खड़ा हो जाता है। मिहिर अपने गुस्से भरी नजरों से डेविल को देखते हुए खतरनाक आवाज में कहता है, यू ब्लडी, तुम ऑफिस में क्या करने आते हो? हम्मम, जवाब दो मुझे। इतना कहते हुए मिहिर गुस्से में डेविल के कॉलर को पकड़ लेता है। डेविल की आंखों में इस वक्त मिहिर का खौफ दिख रहा था। डेविल अपनी हकलाती हुई जवान से कहता है, सॉरी बॉस, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपका बिना परमिशन के कोई भी केबिन में ना आए। डेविल की बात सुन मिहिर उसके कलर को छोड़ते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस बार छोड़ रहा हूं, आइंदा से ऐसी गलती फिर हुई तो मैं तुम्हें गलती करने लायक नहीं छोड़ूंगा। मिहिर की बात सुन डेविल डर के मारे हाँ में से हिलता है। स्पीक डैमट। यस यस बॉस, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। इतना कहते हुए डेविल माया की तरफ देखते हुए कहता है, मैम प्लीज सब आप जा सकती है। डेविल के पास सुन माया अपनी गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की? तुम्हें पता भी है मैं इस कंपनी की होने वाली लेडी बॉस। इतना कहते हुए वह अपने पपी आइज मिहिर की तरफ देखने लगती है। माया को लग रहा था कि मिहिर उसकी हेल्प करेगा, लेकिन माया की सोच से उल्टा मिहिर उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? नो गेट लोस्ट। मिहिर के इंसल्टिंग भारी बात सुन माया की मुठ्ठियां कट जाती है। माया अपने मन में खुद से ही कहती है, इसका बदला तुम्हें तुमसे लेकर रहूंगी मिहिर रायजादा। बस एक बार मेरी शादी तुमसे हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारा ये घमंड भी तोड़ूंगी और इस अंपायर की क्वीन बनूंगी। तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी इंसल्ट करने का क्या नतीजा होता है। इतना सोचते हुए माया गुस्से में अपने पैर को पटकते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। माया के केबिन के बाहर जाने के बाद डेविल एक गहरी सांस छोड़ता है। तभी उसके कानों में मिहिर की कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, इस लड़की के पीछे बॉडीगार्ड को लगा दो। इतना कहते हुए मिहिर डेविल को अपनी लाल आंखों से घूर के देखने लगता है। मिहिर की खतरनाक आंखें अपने ऊपर महसूस कर डेविल जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, जी बॉस। इतना कहते हुए वो केबिन के बाहर चला जाता है। डेविल के जाते ही मिहिर अपने कदम को सेक्रेट रूम की तरफ बढ़ा देता है। इंडिया में माही इस वक्त अपने रूम में मौजूद थी, तभी उसके गेट पर नॉक होता है। माही खड़े होते हुए जाकर गेट खोलते हैं तो सामने टीना खड़ी थी। टीन माही को देखते हुए कहती है, माय लॉर्ड, बाहर कोई पार्सल मैन आपके लिए पार्सल लेकर आया है। टीना की बात सुन माही कहती है, तुम जो, मैं अभी आता हूँ जी माय लॉर्ड। इतना कहते हुए टीना वापस अपने रूम में चली जाती है। माही जब नीचे हॉल में आती है तो उसकी नजर एंट्रेंस गेट की तरफ जाती है, जहां पर एक आदमी खड़ा था जिसने ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। उसके सिर पर एक ब्लैक कैप था। माही बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने कदम को उसे आदमी की तरफ बढ़ते हुए अपने सख्त वॉइस में रहती है, काम हुआ? जिसके जवाब में वह आदमी कहता है, यस बॉस, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही किया। इतना कहते हुए वह आदमी एक बॉक्स को माही की तरफ बढ़ा देता है। माही अपने हाथ को बढ़ाते हुए उसे बॉक्स को ले लेती है। उसे बॉक्स को लेते ही उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल उभर जाती है, जिसे देखकर एक पल के लिए वह आदमी भी घबरा जाता है। माही उसे आदमी को देखते हुए अपनी भयानक आवाज में कहती है, अब तुम जा सकते हो। माही की बात सुनो वह आदमी रिस्पेक्ट सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद माही इस वक्त शीशे के सामने खड़ी थी, जिसमें वह अपने अक्ष को एक तक देखे जा रही थी। अचानक ही अपने आप को देखते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ जाती है। वह अपने फोन को निकलते हुए किसी को फोन करती है और सामने वाले शख्स से कहती है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए और नहीं इसका अंजाम तुम्हें पता ही है। जिसके जवाब में वह आदमी कहता है, जी बॉस, वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है। इतना कहते हुए वह आदमी चुप हो जाता है। माही बिना कुछ कहे फोन काट देती है और आईने में देखते हुए खुद से ही कहती है, हमारे अपनों को लगता है कि हमें उनकी चालाकियां समझ में नहीं। वो कहावत नहीं है, घर का भेदी लंका दही।
अब मैं तुम सबको बताऊंगी कि असली स्मार्टनेस किसे कहते हैं। इतना कहते हुए वह अपने कदम को बैट की तरह बढ़ा देती है जहां पर वह बॉक्स था। माही उसे बॉक्स को ओपन करती है जिसमें एक वीडियो चिप और कुछ फोटोज थी। माही उसे फोटो को उठाते हुए अपने डेविल वॉइस में कहती है, क्यों ना सबसे पहले तुमसे शुरुआत की जाए मेरी प्यारी बहना। इतना कहते माही फोटो में मौजूद सलोनी की फोटो को भूल के देखने लगती है। वही माही नाम की तूफान से अनजान सलोनी इस वक्त दो आदमियों के साथ एक रूम में मौजूद थी। उन्हें में से एक आदमी अपने होंठ को आगे बढ़ते हुए सलोनी के होठों पर रखकर किश करने लगता है जिससे रागिनी इसके मुंह से एक आह की आवाज निकल जाती है। सलोनी अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए उसे आदमी के सर के पीछे जोर से प्रेस करती है। बेड के पास मौजूद सलोनी का फोन रिंग करने लगता है। सलोनी इग्नोर करते हुए वापस अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगी थी। लगातार फोन रिंग होने की वजह से सलोनी को अब गुस्सा आने लगता है। सलोनी गुस्से में फोन उठाती है तो सामने सिया सलोनी से घबराते हुए पूछती है, सलोनी जल्दी से घर आ जाओ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सिया की इतनी घबराई हुई आवाज सुन सलोनी सिया को शांत करवाते हुए कहती है, सिया बेबी शांत हो जाओ, बताओ मुझे क्या हुआ। वही वो दोनों आदमी अभी भी अपने कामों में लगे हुए थे। तभी सलोनी के मुंह से एक दर्द भारी चीज निकल जाती है। सलोनी गुस्से में उसे आदमी को घूरने लगती है। वही फोन की दूसरी तरफ सिया जब सलोनी की आवाज सुनती है तो वह समझ जाती है सलोनी क्या कर रही है। सिया सलोनी को वार्निंग देते हुए कहती है, सलोनी जल्दी घर आ जाओ, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हो। इतना कहते हुए सिया कॉल कट कर देती है। वही सलोनी सिया की बात सुनना चाहते हुए भी उन दोनों को रोकते हुए खड़ी हो जाती है। इस वक्त सलोनी की न्यूड बॉडी दिख रही थी। वही वह दोनों आदमी अपनी हवस भरी नजरों से सलोनी के बॉडी को स्कैन कर रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी जो देखने से ही ओल्ड लग रहा था वो रागिनी से कहता है, बेबी इतनी जल्दी। उसे आदमी की बात सुन सलोनी अपने कदम को बढ़ाते हुए उसे शख्स की गोद में बैठ जाती है और अपने हाथ को उसे आदमी के गालों को सहलाते हुए कहती है, मिस्टर मित्तल शायद आप भूल रहे हैं रात भर से मैं यहीं पर हूँ। सलोनी के पास सुन मिस्टर मित्तल बद्दी सी स्माइल देते हुए कहता है, बेबी क्या करूं, तुम्हारी बॉडी की तलब जो लग गई है। मिस्टर मित्तल की बात सुन सलोनी के चेहरे पर घमंड भारी स्माइल आ जाती है। आखिर मैं हूं ही ऐसी जिसे सबको मेरी तलब लग जाए। अभी वो सब बात ही कर रहे थे तभी बाहर से दरवाजा जोर जोर से पीटने की आवाज आती है। साथ में एक औरत चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। वही किसी की इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटने की वजह से तीनों घबरा जाते हैं और एक दूसरे की शक्ल को देखने लगते हैं। सलोनी घबराते हुए मिस्टर मित्तल की गोद से उठ जाती है और तुरंत भागकर बाथरूम में घुस जाती है। मिस्टर मित्तल और वो दूसरा शख्स जल्दी से अपने कपड़े पहनते हैं और जाकर दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक औरत खड़ी थी। वह औरत जब सामने देखती है तो गुस्से में मिस्टर मित्तल के कॉलर को पकड़ते हुए चिल्लाकर कहती है, कहाँ है वो लड़की, जवाब दो मुझे। वही उसे औरत की बात मिस्टर मित्तल घबराते हुए कहता है, रूपाली तुम यहाँ क्या कर रही हो। वही रूपाली मिस्टर मित्तल की बातों को इग्नोर करते हुए रूम में घुस जाती है और सारी जगह की तलाशी लेने लगती है। वही दूसरा आदमी पहले ही डर से उसे होटल रूम से बाहर निकल जाता है। तभी रूपाली की नजर बाथरूम के गेट पर जाती है। रूपाली अपने कदम को बढ़ाते हुए बाथरूम के गेट के सामने खड़ी हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, ये लड़की कौन है, अंदर दरवाजा खोलो। लेकिन रख कोशिश के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता है तो रूम में मौजूद के से उसे बाथरूम के गेट को खोलती है तो सामने सलोनी खड़ी थी। सलोनी को देख रूपाली की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। रूपाली सलोनी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसके बाल को पकड़ते हुए चिल्लाकर रहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की। इतना कहते हुए रूपाली बार बार सलोनी के गालों पर थप्पड़ मारे जा रही थी। सलोनी दर्द से चिल्लाते हुए रूपाली से कहती है, ए पागल औरत छोड़ मुझे। लेकिन रूपाली तो सलोनी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मिस्टर मित्तल उन दोनों के बीच में आते रूपाली को पकड़ लेता है। सलोनी गुस्से में मिस्टर मित्तल से कहती है, पता नहीं कैसी पागल पत्नी है तुम्हारी। वही सलोनी की बात सुन रूपाली गुस्से में मिस्टर मित्तल से कहती है, छोड़ो मुझे क आदमी, तुमने मुझे धोखा दिया। इतना कहते हुए वह मिस्टर मित्तल की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। वही मिस्टर मित्तल सलोनी को बाहर जाने का इशारा करता है जिसे समझते हुए सलोनी जल्दी से उसे होटल रूम से बाहर आ जाती है। सलोनी पार्किंग लॉट में खड़ी गुस्से में चलते हुए कहती है, छोड़ूंगी नहीं मैं इस औरत को, इसकी इतनी हिम्मत जिसे मुझ पर हाथ उठाया। वही रूपाली अब मिस्टर मित्तल को गंदी गंदी गाली दिए जा रही थी। रूपाली मिस्टर मित्तल से कहती है, मैं तुम जैसे कमीने आदमी के साथ आप एक पल भी नहीं रह सकती। इतना कहते हुए वह मिस्टर मित्तल को धक्का देती है जिससे उसका सर दीवार से जा लगता है। रूपाली बिना उसे देख बाथरूम से बाहर निकल जाती है।
वही एक आदमी जो ये सब देख रहा था वह किसी को फोन करते हुए कहता है बॉस काम हो गया। वही फोन की दूसरी तरफ मौजूद माही एक तक अपनी शैतानी नजरों से सलोनी को देखे जा रही थी जो इस वक्त पार्किंग में खड़ी थी। माही सलोनी के चेहरे को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में रहती है, ये तो बस ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ जाती है। वही सलोनी तेज स्पीड से अपनी गाड़ी को चलते हुए मेहरा मैंशन के बाहर रुकती है। सलोनी जब बाहर निकलती है तो सारे बॉडीगार्ड उसे अपनी घी भरी नजरों से देख रहे थे। सलोनी उन बॉडीगार्ड को इग्नोर करते हुए अपने कदम को मैंशन की तरह बढ़ा देती है। सलोनी जब सामने देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सोनाली जब सामने देखी है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इस वक्त पूरी फैमिली वाले हाल में मौजूद थे। तभी तारा जी आगे आते हुए सोनाली के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह क्या किया तूने, तुझे जरा भी शर्म नहीं आए हमारी नाक कटवाते हुए। सोनाली को अपनी मॉम की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। मॉम अब बोलना क्या चाहती है मुझे खुलकर बताइए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। सोनाली की बात सुन तारा गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है तूने इतनी घटिया हरकत की और तुझे पता नहीं है तूने क्या क्या। इतना कहते हुए वह अपना फोन सोनाली की तरफ बढ़ा देती है। सोनाली जब फोन में देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि इस वक्त फोन में सोनाली की होटल वाली वीडियो चल रही थी जो पूरे इंटरनेट पर नंबर 1 ट्रेनिंग पर था। सोनाली अपनी घबराई हुई नजरों से पूरी फैमिली वाले को देखते हुए कहती है ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाने के लिए सब किया है। लेकिन किसी भी फैमिली वालों को सोनाली की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दादी गुस्से में सोनाली से कहती है कितनी घटिया हरकतें की है रागिनी तुमने, तुम्हारी वजह से हमारी समाज में कितनी बदनामी हुई है। सोनाली दादी की बात सुन दादी के पास जाते हुए कहती है लेकिन दादी यह मैंने नहीं किया, किसी ने जरूर मुझे फंसाने के लिए ये सब प्लान किया है। वही सिया जो ये सब तमाशा देख रही थी उसके चेहरे से लग रहा था मानो उसे सोनाली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी ओर माही जो ये सब देख रही थी उसके होठों पर गहरी स्माइल ऊपर आती है। चू चू सोनाली तुम्हारी यह हालत देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे कर्म ही इतने गंदे हैं, उसका फल तो मिलेगा ही ना। तभी टीना दौड़ते हुए माही के रूम में आती है। टीना को देख माही अपने लैपटॉप को तुरंत बंद कर देती है। माही के हरकतें पर टीना ने ध्यान नहीं दिया। टीना घबराई हुई आवाज में माही से कहती है माय लॉर्ड ये देखिए। इतना कहते हुए टीना अपने फोन माही के सामने कर देती है जिसमें रागिनी की वीडियो प्ले हो रही थी। माय लॉर्ड मुझे लगता है आपकी बहन को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। टीना की बात सुने माही उसे अपनी ठंडी आंखों से घूरते हुए कहती है शट अप टीना, खबरदार, अगर तुमने उसे लड़की को मेरी बहन कहा, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसे लड़की के साथ और ना ही फैमिली वालों के साथ। माही की इतनी खतरनाक आवाज सुन टीना घबराते हुए कहती है सॉरी माय लॉर्ड। इतना कहते हुए टीना अपना फेस लटका लेती है। टीना को देख माही कहती है इस ओके, ये तुम्हारी पहली गलती है इसलिए इस बार माफ कर रही हूँ। माही की बात सुन टीना मुस्कुराते हुए माही के गले लग जाती है और कहती है जैसा आप कहे हैं माय लॉर्ड। टीना की हरकतें देख माही के होठों पर एक छोटी सी स्माइल उभर जाती है। वही मेहरा मैंशन में इस वक्त कोई भी फैमिली मेंबर सोनाली की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी दादाजी की रोबदार आवाज पूरे मैंशन में गूंज उठती है। दादाजी बिना सोनाली को देखिए अपनी सर्द आवाज में कहते हैं तारा ले जाओ अपनी बेटी को, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊं उसके साथ। इतना कहते हुए दादाजी अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दादाजी के जाते ही दादी सोनाली को गुस्से में देखते हुए उनके पीछे पीछे चली जाती है। ऐसे ही एक एक फैमिली मेंबर्स होश से चले जाते हैं। अब इस वक्त हाल में सलोनी और उसकी मॉम तारा थी। तारा सलोनी के हाथ को पकड़ते हुए अपने रूम में ले जाती है। तारा सलोनी को रूम में लाते हुए कहती है बेटा क्या तुम्हें जोर से लगा। इतना कहते हुए तारा अपने हाथ को सलोनी के गालों पर रखती है। सलोनी अपनी मॉम के हाथ को झटकते हुए कहती है मॉम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। सलोनी की बात सुन तारा कहती है सॉरी बेटा मुझे ये सब करना पड़ा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह बुढ़ा तुम्हें घर से निकाल देता। तारा के चेहरे से देख के ऐसा लग रहा था मानो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी क्या क्या करती है। मॉम जरूर किसी ने जरूर यह जानबूझकर किया है और उसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सलोनी की बात सुन रागिनी उसे शांत करवाते हुए कहती है मुझे पता है बेटा, लेकिन सबसे पहले हमें इस बुढ़े का कुछ करना पड़ेगा, वरना यह मेहरा मैंशन हमारे हाथों से निकल जाएगा। सलोनी अपनी मॉम की बात सुन कहती है सही कहा मॉम, मुझे वापस अपनी इमेज वही भोली भाली जैसी बनानी होगी और यह बुद्ध को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आप बस देखते देखती चाहिए मॉम मैं क्या करती हूँ। इतना कहते हुए उन दोनों के चेहरे पर मक्कारी भारी मुस्कान खिल जाती है। इस बात से अनजान की कोई हरकतों को एक तक अपनी ठंडी नजरों से घूरे जा रही थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं माही थी जो उन दोनों माँ बेटी की सारी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी।
धूप का तो नाम ही बदनाम है, सच तो ये है कि लोग आपस में ही जलते हैं, ये कलयुग है और यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता। माही एक तक उन दोनों के चेहरे को देखते हुए अपने खतरनाक आवाज में कहती है, जब तक मैं जिंदा हूं उनको चोट पहुंचाने की तो बात ही दूर है, तुम उनके बाल भी बका नहीं कर सकती। शायद तुम दोनों को अंदाजा नहीं, तुम दोनों को माही ने अपने जाल में इस तरह उलझाई है कि अब या तो तुम्हें मौत बचा सकती है या ऊपर वाले। सोनाली जब सामने देखी है रागिनी तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इस वक्त पूरी फैमिली वाले हाल में मौजूद थे। तभी तारा जी आगे आते हुए सोनाली के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह क्या किया तूने, तुझे जरा भी शर्म नहीं आए हमारी नाक कटवाते हुए। सोनाली को अपनी मॉम की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। मॉम अब बोलना क्या चाहती है, मुझे खुलकर बताइए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। सोनाली की बात सुन तारा गुस्से भरी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, तूने इतनी घटिया हरकत की और तुझे पता नहीं है तूने क्या क्या। इतना कहते हुए वह अपना फोन सोनाली की तरफ बढ़ा देती है। सोनाली जब फोन में देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त फोन में सोनाली की होटल वाली वीडियो चल रही थी जो पूरे इंटरनेट पर नंबर 1 ट्रेनिंग पर था। सोनाली अपनी घबराई हुई नजरों से पूरी फैमिली वाले को देखते हुए कहती है, ये सब झूठ है, किसी ने मुझे फंसाने के लिए सब किया है। लेकिन किसी भी फैमिली वालों को सोनाली की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दादी गुस्से में सोनाली से कहती है, कितनी घटिया हरकतें की है रागिनी तुमने, तुम्हारी वजह से हमारी समाज में कितनी बदनामी हुई है। सोनाली दादी की बात सुन दादी के पास जाते हुए कहती है, लेकिन दादी यह मैंने नहीं किया, किसी ने जरूर मुझे फंसाने के लिए ये सब प्लान किया है। वही सिया जो ये सब तमाशा देख रही थी, उसके चेहरे से लग रहा था मानो उसे सोनाली से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरी ओर माही जो ये सब देख रही थी, उसके होठों पर गहरी स्माइल ऊपर आती है। चू चू, सोनाली तुम्हारी यह हालत देख मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे कर्म ही इतने गंदे हैं, उसका फल तो मिलेगा ही ना। तभी टीना दौड़ते हुए माही के रूम में आती है। टीना को देख माही अपने लैपटॉप को तुरंत बंद कर देती है। माही के हरकतें पर टीना ने ध्यान नहीं दिया। टीना घबराई हुई आवाज में माही से कहती है, माय लॉर्ड ये देखिए। इतना कहते हुए टीना अपने फोन माही के सामने कर देती है, जिसमें रागिनी की वीडियो प्ले हो रही थी। माय लॉर्ड मुझे लगता है आपकी बहन को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। टीना की बात सुने माही उसे अपनी ठंडी आंखों से घूरते हुए कहती है, शट अप टीना, खबरदार, अगर तुमने उसे लड़की को मेरी बहन कहा, कोई रिश्ता नहीं है मेरा उसे लड़की के साथ और ना ही फैमिली वालों के साथ। माही की इतनी खतरनाक आवाज सुन टीना घबराते हुए कहती है, सॉरी माय लॉर्ड। इतना कहते हुए टीना अपना फेस लटका लेती है। टीना को देख माही कहती है, इस ओके, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए इस बार माफ कर रही हूँ। माही की बात सुन टीना मुस्कुराते हुए माही के गले लग जाती है और कहती है, जैसा आप कहे हैं माय लॉर्ड। टीना की हरकतें देख माही के होठों पर एक छोटी सी स्माइल उभर जाती है। वही मेहरा मैंशन में इस वक्त कोई भी फैमिली मेंबर सोनाली की बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी दादाजी की रोबदार आवाज पूरे मैंशन में गूंज उठती है। दादाजी बिना सोनाली को देखिए अपनी सर्द आवाज में कहते हैं, तारा ले जाओ अपनी बेटी को, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊं उसके साथ। इतना कहते हुए दादाजी अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। दादाजी के जाते ही दादी सोनाली को गुस्से में देखते हुए उनके पीछे पीछे चली जाती है। ऐसे ही एक एक फैमिली मेंबर्स होश से चले जाते हैं। अब इस वक्त हाल में सलोनी और उसकी मॉम तारा थी। तारा सलोनी के हाथ को पकड़ते हुए अपने रूम में ले जाती है। तारा सलोनी को रूम में लाते हुए कहती है, बेटा क्या तुम्हें जोर से लगा। इतना कहते हुए तारा अपने हाथ को सलोनी के गालों पर रखती है। सलोनी अपनी मॉम के हाथ को झटकते हुए कहती है, मॉम आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। सलोनी की बात सुन तारा कहती है, सॉरी बेटा, मुझे ये सब करना पड़ा, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह बुढ़ा तुम्हें घर से निकाल देता। तारा के चेहरे से देख के ऐसा लग रहा था मानो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी क्या क्या करती है। मॉम जरूर, किसी ने जरूर यह जानबूझकर किया है और उसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सलोनी की बात सुन रागिनी उसे शांत करवाते हुए कहती है, मुझे पता है बेटा, लेकिन सबसे पहले हमें इस बुढ़े का कुछ करना पड़ेगा, वरना यह मेहरा मैंशन हमारे हाथों से निकल जाएगा। सलोनी अपनी मॉम की बात सुन कहती है, सही कहा मॉम, मुझे वापस अपनी इमेज वही भोली भाली जैसी बनानी होगी और यह बुद्ध को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, आप बस देखते देखती चाहिए मॉम मैं क्या करती हूँ। इतना कहते हुए उन दोनों के चेहरे पर मक्कारी भारी मुस्कान खिल जाती है। इस बात से अनजान की कोई हरकतों को एक तक अपनी ठंडी नजरों से घूरे जा रही थी। जी हाँ, ये कोई और नहीं माही थी, जो उन दोनों माँ बेटी की सारी बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। धूप का तो नाम ही बदनाम है, सच तो ये है कि लोग आपस में ही जलते हैं, ये कलयुग है और यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता।
माही एक तक उन दोनों के चेहरे को देखते हुए अपने खतरनाक आवाज में कहती है, जब तक मैं जिंदा हूं उनको चोट पहुंचाने की तो बात ही दूर है, तुम उनके बाल भी बका नहीं कर सकती। शायद तुम दोनों को अंदाजा नहीं, तुम दोनों को माही ने अपने जाल में इस तरह उलझाई है कि अब या तो तुम्हें मौत बचा सकती है या ऊपर वाले। एक लड़की एक बेड पर बिना किसी टेंशन की बेफिक्र होकर सोई हुई थी। वह बिल्कुल किसी अप्सरा से लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल उसके फेस को कवर किया हुआ था। उसका फेस इस वक्त किसी टमाटर की तरह लग रहा था। तभी अलार्म की आवाज उस लड़की के कान में पड़ती है, जिसे सुन वो लड़की अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए अलार्म को बंद कर देती है और अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है। जी है, ये कोई और नहीं माही है। माही खड़ी होते हुए अपने कदम को कवर्ड की तरफ बढ़ा देती है। कुछ देर बाद माही अपने चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है। इस वक्त उसने अपने ऊपर बॉडी पर ब्लैक कलर की सपोर्ट ब्रा पहनी हुई थी, जिसमें उसके पतली और क्लवी कमर साफ दिख रहा था, जो उसे एक हॉट लुक दे रहा था, और नीचे एक ब्लैक लोअर। माही ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर खुद के अक्स को देख रही थी। माही का फेस इस वक्त एक्सप्रेशनलेस दिख रहा था। माही अपने आप को एक बार फिर खुद को देख रूम की बालकनी की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में रायजादा मैंशन मेहर कभी कभार अपने दादाजी के फोर्स करने पर मैंशन आया करता था। मेहर इस वक्त अपने पर्सनल जिम में मौजूद था। मेहर इस वक्त अपने एक हाथ को अपने पीठ पर रख दूसरे हाथ से पुशअप कर रहा था। उसके सिर से गिरने वाले पसीने किसी मोती की तरह जमीन पर गिरी जा रही थी। इस वक्त उसके बाल मेसी थे, जो मेहर को और अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। मेहर बिना किसी भाव के एक तक सामने देखते हुए पुशअप लगाए जा रहा था। इस वक्त कोई भी लड़की अगर मेहर को इस हालत में देख लेती तो मेहर के करीब जाने से अपने आप को रोक नहीं पाती। तभी बाहर से जिम डोर नॉक होने की आवाज आती है, जिसे सुनते ही मेहर अपने सामने देखा है तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। मेहर के हाथों की मुठिया काश गई थी, क्योंकि डोर पर कोई और नहीं मेहर की मॉम खड़ी थी, जो एक तक अपनी आंखों में ममता लिए मेहर को देखे जा रही थी। लेकिन इससे उल्टा मेहर की आंखें बिल्कुल सख्त थी, जिसे देख मानो वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। मेहर खड़े होते हुए अपने पसीने को वेट टॉवल से साफ करते हुए कोल्ड वॉइस में अपनी मॉम से कहता है, What are you doing here? I told you not to come in front of me. मेहर की बातें किसी तीर की तरह उनके दिल में लगती है। वह अपनी आंखों में आंसू लिए मेहर को देखते हुए अपनी कांपी हुई आवाज में कहती है, बेटा आप भूल क्यों नहीं जाते उसे अतीत को? मुझे पता है मैंने आपकी बातों पर विश्वास न करके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन प्लीज इसके लिए आप मुझे और अपने डैड को और सजा मत दीजिए। मेहर इतना कहते हुए वह अपने कदम को मेहर की तरह बढ़ने लगती है, जिसे देखते हुए मेहर अपनी हाथों की मुठिया कस जाती है। कोमल जी मेहर को छू भी पाती उससे पहले ही मेहर अपने कदम को पीछे ले लेता है, जिसको कोमल जी का हाथ हवा में ही रुक जाती है। वह अपनी आंसू भरी आंखों से मेहर को देखती है। मेहर कोमल जी को देखते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में कहता है, यू नो वॉट आई हेट यू वेरी मच, सो डू नॉट प्रिटेंड टू बी अफेक्शनेट इन फ्रंट ऑफ मी एट ऑल। दिस विल नॉट गेट यू माई फॉरगिवनेस एट ऑल, सो स्टे अवे फ्रॉम मी, अदरवाइज आई मे टेक इट अवे। वही मेहर की बातें सुन कोमल जी की सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है। मेहर की बातें उनके सीने में किसी तीर की तरह चुप रही थी। मेहर बिना अपनी मॉम को देखे हुए जिम रूम से बाहर चला जाता है। वही कोमल जी अपनी उदास आंखों से एक तक सामने देखे जा रही थी, लेकिन तुरंत अपनी आंखों से आंसू पूछते हुए खुद से कहती है, मुझे पता है बेटा, उस मनहूस रात की वजह से आपके दिल में हमारे लिए नफरत पैदा हो गई है, लेकिन देखना बेटा आपकी माँ की ममता के आगे ये नफरत कैसे मिटा जाती है। इतना सोचते हुए होठों पर एक छोटी सी मुस्कुरा जाती है। वही मेहर जिम रूम से गुस्से में बाहर निकलते हुए अपने कदम को अपने अपने रूम की तरफ बढ़ा देता है। तभी एक फीमेल सर्वेंट जो अपने काम में लगी हुई थी, वह जब सामने देखती है तो उसकी आंखों में मेहर के लिए लास्ट नजर आने लगता है। वो सर्वेंट अपने ड्रेस को नीचे करते हुए जानबूझकर मेहर से टकरा जाती है। वही मेहर जो इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए था, उसे सर्वेंट के टकराने की वजह से उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मेहर अपने गुस्से भरी नजरों से उसे फीमेल सर्वेंट को घूरते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहता है, हाउ डेयर यू। विच वहीर की इतनी खतरनाक आवाज सुन रही कि डर से कांपने लगती है। वह सर्वेंट अपनी हाकलाती हुई जवान से कहती है, सॉरी बॉस, मेरे जानबूझकर कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहते हुए वह है कि मेहर के पैरों में गिर जाती है। वही मेहर के इतने गुस्से भरी आवाज सुन पूरी फैमिली मेंबर अपने रूम से निकालकर जब सामने देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त मेहर उसे लड़की के गले को पकड़ते हुए ऊपर से लटकता हुआ था। वही वह लड़की डर से कांपते हुए बार बार मेहर से माफी मांगने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन मेहर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेहर अपने हाथों को उसे लड़की के गले से धीरे धीरे हटाने लगता है, जिसे देखते हुए दादाजी अपने सर्द आवाज में कहते हैं, रुक जाइए मेहर। लेकिन इस वक्त तो मेहर के सर पर गुस्सा सवार था। मेहर के कानों में दादाजी की आवाज बिल्कुल भी नहीं पड़ रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में वही सुबह वाला वाक्य बार बार उसके आंखों में आ रहा था। मेहर गुस्से में उसे लड़की के गले को छोड़ देता है, जिसके चीख के साथ वो लड़की ऊपर से सीधा नीचे जमीन पर जा गिरती है। इसी के साथ खून की धारा पूरी फर्श पर फैल जाता है। वही पूरी फैमिली वाले अपने आंखों में खौफ लिए मेहर को देख रहे थे, जो अपने लाल आंखों से एक तक उन्हें ही घूरे जा रहा था। मेहर अपनी फैमिली को वार्निंग भरी नजरों से घूरते हुए अपने कदम को रूम की ओर बढ़ा देता है। मेहर अपने रूम में पहुंचते हुए गुस्से में दरवाजे को जोर से बंद कर देता है। तभी उसकी की नजर सामने वॉल पर जाती है, जिसे देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। इस वक्त मेहर के पूरे रूम में माही की तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखते मेहर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल निखर जाती है। मेहर की ये स्माइल बिल्कुल मिस्टीरियस थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माही के लिए सनक नजर आ रहा था। मेहर अपने कदम को वॉल की तरह बढ़ा देता है और एक तक अपनी जुनूनियत भरी नजरों से माही की तस्वीर को देखे जा रहा था। मेहर अपने हाथों को बढ़ाते हुए माही की तस्वीर पर रखते हुए अपने क्रीपी वॉइस में कहता है, जान तुम बहुत जल्द इस माफिया की क्वीन बनोगी, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। यू विल सून बिकम माई डेंजरस वाइफी। इतना कहते हुए मेहर अपने लबों को माही की फोटो पर लगा देता है। मेहर अपने होठों को माही के फोटो से हटाते हुए अपने कदम को पीछे ले जाते हुए एक तक माही की तस्वीर को देखे जा रहा था। अचानक ही मेहर एक खतरनाक विसल बजाते हुए अपने कदम को बाथरूम की ओर बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में माही, जो बालकनी में बैठे एक्सरसाइज कर रही थी, अचानक ही उसकी दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगती है। उसके माथे पर पसीने की बूंद चमकने लगती है। माही अपने पसीने को पहुंचते हुए खुद से ही कहती है, व्हाट इज हैपनिंग टू मी? व्हाई डज इट फील लाइक समवन इज कॉलिंग माई नेम? तभी माही के आंखों के सामने मेहर का चेहरा आने लगता है। वही मेहर के बारे में सोचते हुए माही का दिल एक बार फिर धड़कने लगता है। माही अपने हाथ को अपने लेफ्ट साइड चेस्ट पर रख देती है और अपनी कपटी हुई आवाज में कहती है, मेहर। वहीं दूसरी तरफ मेहर, जो इस वक्त पूरी तरह न्यूड सव के नीचे खड़ा था, जिससे पानी की बूंद गिरते हुए उसके 8 पैक एप्स पर किसी मोती की तरह लग रहा था। वही उसके बैक पर एक ईगल की खतरनाक टैटू बना था, जो उसे एक डेंजरस माफिया का लुक दे रहा था। वही उसके राइट साइड दिल पर बेहद ही खूबसूरती से मेहर के साथ माही लिखा हुआ था, जो मेहर के बॉडी पर हद से ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी मेहर अपनी आंखें खुलना है, जो इस वक्त पूरी तरह खून की तरह लाल दिख रहा था। अचानक ही उसके होठों पर एक दिलकश मुस्कान खिल जाती है। सो माई लव इज मिसिंग मी इंटरेस्टिंग हम इतना कहते हुए मेहर अपने हाथ को अपने दिल के पास रख देता है। कुछ देर बाद मेहर अपने बाथरूम से निकलता है। इस वक्त उसने अपने वी शार्प कमर पर एक ब्लैक टावर रैप किया हुआ था और एक मिनी टावर से अपने बालों को साफ करते हुए एक नजर माही की फोटो को देखते हुए अपने कदम को कवर्ड की ओर बढ़ा देता है, जहां पर चारों तरफ एक्सपेंसिव कपड़े रखे हुए थे। एक तरफ बिजनेस सूट, जूते, टाई, वॉच रखी हुई थी, जो दिखाने से ही महंगे लग रहे थे। मेहर एक ब्लैक बिजनेस सूट निकलते हुए पहनने लगता है, जिसमें उसकी नसें उसके एप्स साफ झड़क रहे थे। मेहर चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हुए ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने मेसी हेयर को कॉम्बो से सेट करने लगता है। अपने हाथों में एक डायमंड की वॉच पहनता है और एक महंगी सी परफ्यूम लेते हुए अपने ऊपर स्प्रिंकल्स करते हुए एक नजर अपने आप को शीशे में देखा है। तभी मेहर का फोन रिंग होता है, जिससे उसके हाथ, जो इस वक्त अपने ताई पर मौजूद थे, वह रुक जाते हैं। मेहर अपने जेब से फोन निकलते हुए सामने स्क्रीन पर देखा है, जिस पर डेविल नाम शो हो रहा था। मेहर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने फोन को रिसीव करते हुए कान पर लगता है, जिससे दूसरी तरफ से डेविल घबराते हुए मेहर से कहता है, बॉस एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डेविल की बात सुन मेहर अपने बॉसी वॉइस में अपने मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बोलता है, स्पीक। अपने बस की बात सुन डेविल, जो दूसरी तरफ आगे की बात बोलने से कांप रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आगे जो वह बात बोलने वाला है उसे सुन मेहर पागल हो जाएगा, लेकिन उसे अपने बॉस को बताना भी जरूरी था। डेविल अभी यह सोच ही रहा था, तभी दूसरी तरफ से मेहर अपने खतरनाक वॉइस में डेविल से कहता है, डू यू वॉन्ट टू डाई? इफ यू डिले इवन अ सेकेंड आई विल किल यू विथ माई ओन हैंड्स। वही अपनी बस की धमकी सुन डेविल अपनी आंखों को बंद करते हुए अपनी घबराहट भरी आवाज में कहता है, बॉस, जिस शख्स को आप सालों से ढूंढ रहे थे उसके बारे में पता चल गया है। इतना कहते हुए डेविल डर से अपनी आंखों को मूंद लेता है। वही मेहर, जो डेविल की बात को गौर से सुन रहा था, डेविल की लास्ट वर्ड सुन मेहर गुस्से से कांपने लगता है। मेहर बिना डेविल को कुछ कहे अपने फोन को गुस्से में सामने शीशे पर दे मरता है, जिससे पूरे कमरे में कांच बिखर जाता है।
इस वक्त मेहर के पास से निकलने वाला ऑरा किसी डेविल से काम नहीं लग रहा था। मेहर की आंखों में उसे शख्स को बर्बाद करने की नीयत दिख रही थी। मेहर गुस्से में अपने रूम में मौजूद सामान को तहस नहस करने लगता है। इस वक्त मेहर के आंखों में एक दृश्य दिख रहा था जहां पर एक 17 साल का बच्चा अपनी आंखों उस आदमी को तबाह करने की जुनून लिए एक तक उस शख्स को घूरे रहा था। वही उसे बच्चों के सामने मौजूद वह आदमी उस बच्चों को देखते हुए एक घिनौनी हंसी हंस रहा था जिसकी आवाज उस पूरे घर में गूंज रही थी। वही वो बच्चा एक तक अपनी आंखों में गुस्से लिए उसे आदमी को घूरे जा रहा था। उस बच्चे के बॉडी पर गहरे गहरे चोटों के निशान जो नीले पड़ चुके थे। उसके हाथ और पैरों में जंजीर बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे बच्चों की आंखों में डर का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था, जिसे देखते हुए सामने बैठा शख्स भी एक पल के लिए हैरान हो गया, लेकिन तुरंत अपनी हैरानी को छुपाते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए उसे बच्चों के सामने बैठते हुए उसे बच्चे के बाल को पकड़ते हुए बड़ी बेरहमी से उसके सिर को ऊपर उठता है। उस शख्स का चेहरा इस वक्त उजाला में आने से हल्का हल्का दिख रहा था, जो हद से ज्यादा भद्दा नजर आ रहा था, क्योंकि उसे शख्स का आधा चेहरा जला हुआ था जिसमें बिल्कुल भी मांस नहीं था। लेकिन उसे आदमी को देखते हुए भी उसे बच्चों के चेहरे पर थोड़ी सी भी डर के नामो निशान नहीं देख रहा था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसकी जान ही चली जाती। वह आदमी जो इस वक्त उसे बच्चों के सामने बैठा हुआ था, उसे बच्चों की आंखों में देखते हुए उसे अब गुस्सा आने लगा था, क्योंकि किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसके सामने आंखों में आंखें मिलने की। लेकिन ये बच्चा बिना किसी डर के उस शख्स के आंखों में घूरे जा रहा था, जिसे देखते हुए वह आदमी चिल्लाते हुए कहता है, अपनी आंखें नीचे रख। लेकिन उसकी बातों का असर उसे बच्चे पर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, जिसे देखते हुए वह आदमी अपने पास में पड़े खंजर से उस बच्चों के जख्मों पर वापस खुद लेने लगता है, लेकिन उस बच्चों के मुंह से एक आह भी नहीं निकलती। वह आदमी गुस्से में तिल मिलते हुए अपने बॉडीगार्ड को देखते हुए गुस्से भरी आवाज में कहता है, इसे साले को इतना मारो जब तक मैं ना रोकूं। अपने बॉस की बात मानते हुए उनमें से एक आदमी अपने हाथों में ताबूक से मारना स्टार्ट कर देता है। फ्लैशबैक एंड। मिहिर गुस्से में अपने पूरे रूम को तहस नहस कर चुका था। इस वक्त उसकी आंखें ज्वालामुखी की आग की तरह लाल था। मिहिर चिल्लाते हुए खुद से ही कहता है, तूने बहुत बड़ी गलती कर था, मुझे उलझकर जितना बिल में घुसना है घुस ले, क्योंकि तुझे अब इस माफिया से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं, खुद ऊपर वाला भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ दुबई के खतरनाक जंगलों के बीच बना मेंशन जो दिखाने से ही डरावना दिख रहा था। इस वक्त जंगल में चारों तरफ से जानवरों के खतरनाक आवाज गूंज रही थी, मानो आने वाला समय किसी के जिंदगी में तूफान लाने वाला हो। वही उसे मेंशन के हाल में एक आदमी बैठा हुआ था। तभी एक आदमी दौड़ते हुए आता है और उसे शख्स से अपनी कपटी हुई आवाज में कहता है, बॉस, हमने जिस लड़की को जासूस बनाकर रायजादा मेंशन में भेजा था उसने मौत के घाट उतार दिया है। अपने आदमी की बात सुन उन सबका बॉस, जो इस वक्त गुस्से में बैठा सिगरेट की लंबी लंबी काश ले रहा था, अपने सिगरेट को जूते से मसलते हुए धीरे धीरे उसे आदमी के करीब आकर खड़ा हो जाता है, जिससे उसे आदमी का चेहरा हल्के उजाले में दिख रहा था, जिसका आधा चेहरा बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, जिसे देखते हुए उसके आदमी अपने कदम को डर से पीछे ले लेता है, जिसे देखते हुए उसके बॉस के चेहरे पर टेडी स्माइल उभर जाती है। वह आदमी अपनी खूंखार भरी आवाज में कहता है, यही डर में उसे मिहिर रायजादा के आंखों में अपने लिए देखना चाहता था, लेकिन अफसोस ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर थोड़ी देर रुकते हुए अपने कदम को वापस अपने चेयर के पास चलते हुए उसी सर्द आवाज में कहता है, अब मैं उसको नहीं, उसके दिल के करीबी को चोट पहुंचाऊंगा। इतना कहते हुए वो आदमी एक तस्वीर में मौजूद माही और मिहिर के पार्टी वाले फोटो को देखे जा रहा था। इस बात से अनजान कि उसने यही सोचकर सबसे बड़ी गलती कर दी, जिसका अंदाजा खुद उसे आदमी को नहीं था कि उसने खुद अपने हाथ से अपने मौत को गले लगाने जा रहा है। इंडिया में माही अपने बालकनी से डेली रूटीन एक्सरसाइज खत्म करते हुए अपने रूम में आती है और अपने कदम को बाथरूम की तरफ बढ़ा देती है। कुछ देर बाद माही बाथरूम से बाहर निकलती है। इस वक्त उसने अपने बॉडी को व्हाइट टॉवल से रैप किया हुआ था, जिसमें उसकी खूबसूरत बॉडी की बनावट निखरते हुए सामने आ रहा था। उसके गोरे गोरे चिकने पैर किसी बर्फ की तरह सफेद था। शावर लेने की वजह से उसके गाल पिंक हो गए थे, जो माही को और खूबसूरत बना रही थी। माही अपने कदम को बेड के पास बढ़ा देती है। माही अपने ड्रेस को बेड से लेते हुए धीरे धीरे अपने ऊपर लपेटे टॉवल को निकाल देती है, जिससे माही की हर एक बॉडी पार्ट विजिबल हो रहे थे, जो किसी भी शख्स के नियत को बिगाड़ सकती थी। इस बात से अनजान की माही की बालकनी से रूम में आने और बाथरूम से बाहर निकालने की हर एक एक्टिविटी पर एक शख्स अपनी इंटेंस भरी नजरों से देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिहिर, जो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था, वह एक तक अपनी गहरी नजरों से लैपटॉप स्क्रीन को घूरे जा रहा था। जैसे जैसे मिहिर लैपटॉप को देख रहा था, उसकी बॉडी पसीने से भीगता जा रहा था। मिहिर अपनी पकड़ चेयर पर कसते हुए अपनी टाई की नोट को ढीले करते हुए अपने जेब से सिगरेट निकलते हुए उसे जलते हुए अपने होठों पर रख लंबी लंबी सांसें भरने लगता है।
मिहिर अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए लैपटॉप स्क्रीन पर रख देता है जिसमें माही के रूम की वीडियो प्ले हो रही थी, जिसमें माही बिना किसी कपड़ों के सामने खड़ी थी, इस बात से अनजान कि कोई अपनी गहरी नजरों से उसके हर एक बॉडी पार्ट को देखे जा रहा है। वही माही को ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई उसे अपने गहरी नजरों से घूरे जा रहा हो। माही घबराते हुए अपने रूम के चारों तरफ देखती है लेकिन उससे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। माही अपनी ड्रेस को लेते हुए तुरंत चेंजिंग रूम में चली जाती है। वही मिहिर जो एक तक माही के चेहरे के बनते बिगड़ते भाव को देख रहा था, उसके होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। मिहिर अपने हाथों को अपने गले में अजीब तरह से सहलाते हुए खुद से ही कहता है, जान ये किससे छुपाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि यह सब मेरा ही होने वाला है। फिर अपनी आवाज में पागलपन लाते हुए कहता है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अगर तुम्हें किसी और ने ऐसे देख लिया या अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के करीब जाने की कोशिश की तो उसकी तो मौत पक्की है, लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगा। मिहिर की बातें बिल्कुल पागलपन से भरा हुआ था। वही माही चेंजिंग रूम में मौजूद अपने सीने पर हाथ रख खुद से ही कहती है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है मानो कोई मुझ पर अपनी नजर लगाए हुए हो। लेकिन तुरंत माही अपने सर को झटकते हुए रेडी होने लगती है। कुछ देर बाद माही चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है। इस वक्त माही ने एक ब्लैक फ्रॉक सूट पहनी हुई थी जिसमें उसकी गोरी कमर बखूबी उसे सूट से झलक रहा था। बेशक वो सूट सिंपल थी लेकिन माही के ऊपर एरोगेंट लुक दे रहा था। माही ड्रेसिंग मिरर के सामने आते हुए रेडी होने लगती है। माही ड्रेस के मैचिंग ही कानों में बड़े बड़े झुमके डाले हुए थे, आंखों में मस्कारा, काजल, आईलाइनर और अपने माथे पर एक छोटी सी ब्लैक बिंदी। इसी में माही हद से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तभी माही का फोन जो इस वक्त टेबल पर मौजूद था वह रिंग होता है, जिसे देखते हुए माही अपने कदम टेबल की ओर बढ़ा देती है। माही जब देखी है तो फोन किसी और ने नहीं, मेघा ने किया था। माही जब कॉल रिसीव करती है तो सामने से मेघा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हेलो अवनी, माही तुम इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? मैंने तुम्हारा फोन न जाने कितने बार ट्राई किया लेकिन हर बार बंद ही आ रहा था। मेघा बिना माही को बोल अपनी बातें बोले जा रही थी। वही माही को मेघा की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है। तभी मेघा अपनी एक साइड भरी आवाज में माही से कहती है, स्वीटहार्ट तुम्हें एक गुड न्यूज बतानी है। मेघा की बात सुना माही बिना एक्सप्रेशन के कहती है, कौन सी गुड न्यूज? एल माही की बात सुन मेघा कहती है, स्वीटहार्ट तुम तो आ रही हो ना, तुम खुद ही देख लेना। इतना कहते हुए मेघा बिना माही की बात सुन कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ मिहिर जो एक तक माही को ही देखे जा रहा था, मेघा और माही की हर एक बात गौर से सुन रहा था, जिससे मिहिर के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल उभर जाती है। मिहिर माही को एक तक देखते हुए कहता है, जान बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। तभी मिहिर के केबिन लॉक होता है जिससे मिहिर का ध्यान माही से हटकर डोर की तरफ जाता है। मिहिर लैपटॉप बंद करते हुए अपने बॉसी वॉइस में आने की परमिशन देता है। मिहिर की परमिशन मिलते ही डेविल केबिन में आते हुए मिहिर के सामने खड़ा हो जाता है। मिहिर इस वक्त डेविल को गुस्से से घूर रहा था जिसे डेविल भी महसूस कर रहा था। डेविल अपने गले को लार गटकते हुए कहता है, बॉस, टुडे यू हैव एन इम्पोर्टेंट मीटिंग विद मिस्टर विलियम एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ जेपी कॉलेज फ्रॉम इंडिया। ही हैज इनवाइटेड यू टू हिज कॉलेज। शुड आई रिफ्यूज हिम? डेविल की बात सुन मिहिर उस गुस्से में घूरते हुए कहता है, एंड यू रिफ्यूज टू आस्क एनीवन इफ आई टोल्ड यू टू डू इट। मिहिर की बात सुन डेविड डरते हुए अपना सिर ना में हिलता है। मिहिर गुस्से में टेबल पर मौजूद फाइल को गुस्से में डेविल के ऊपर फेंक के मारता है, जिससे डेविल के सिर से हल्की हल्की खून की बूंद दिखने लगती है, लेकिन डेविल ने अपना सिर फिर भी नहीं उठाया। मिहिर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, दफा हो जाओ। मिहिर की बात सुन डेविल केबिन से बाहर निकलने ही वाला होता है, तभी उसे मिहिर की बात फिर सुनाई देती है, जिससे डेविल के कदम जाते जाते रुक जाते हैं। मिहिर बिना एक्सप्रेशन के अपने उसी बोसी वॉइस में कहता है, जेट रेडी करवाओ एलओके। बॉस, इतना कहते हुए डेविल केबिन से चल जाता है। मिहिर का फोन बजता है। जब मिहिर अपने फोन पर नजर देता है तो उसके भाव सर्द हो जाते हैं। मिहिर अपने फोन रिसीव करते हुए कान पर लगता है तो दूसरी तरफ से दादाजी सर्द आवाज में मिहिर से कहते हैं, मिहिर आप घर पर आ जाए, अग्रवाल फैमिली आए हैं। दादाजी की बात सुन मिहिर की आंखें लाल हो जाती है। मिहिर अपने दादाजी से कहता है, आई एम सॉरी दादाजी, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी अभी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मिहिर की बात सुन दादाजी कर्क आवाज में कहते है, मिहिर मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए, चुपचाप से आ जाए। अगर आप नहीं आए तो समझ जाना आपके दादाजी मर चुके हैं। दादाजी की बात सुनी है कि हाथों की मुट्ठी काश जाती है। दादाजी बिना कुछ आगे काहे फोन काट देते हैं। एल वही दादाजी की बात सुन मिहिर गुस्से में फोन को दीवार पर दे मारता है और अपनी डेविल वॉइस में कहता है, बेशक दादाजी, मैं आपकी ख्वाहिश पूरा जरूर करूंगा, आपको बहू चाहिए ना। इतना कहते हुए मिहिर अपनी आंख बंद करते हुए अपने सर को चेयर सेलिंग करते हुए कुछ सोचने लगता है।
वहीं इंडिया में माही इस वक्त तेज रफ्तार में कार ड्राइव कर रही थी। आधे घंटे बाद माही की कार जेपी कॉलेज के सामने आकर रुकती है। वही कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट थे उन सब का ध्यान उस कार पर चला जाता है। सब बड़े ही एक्साइट लग रहे थे कि इस कार में कौन है। वही माही इन सब को इग्नोर करते हुए अपने कार को पार्किंग में लाकर पार्क करती है। माही कार से निकलते आगे बढ़ ही रही थी, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। माही जब कॉलर आईडी देखी है तो उसके भाव सर्द हो जाता है। माही आगे न जाते हुए अपने कदम दूसरी ओर ले जाती है। वही कॉलेज के गेट से लगातार 3-4 महंगी महंगी कारें आती है जिसकी कीमत लाखों में थी। एक बार फिर सब स्टूडेंट का ध्यान उन महंगी महंगी एक्सपेंसिव गाड़ियों पर चली जाती है। उन्हें गाड़ियों में से सबसे पहली गाड़ी में से आदित्य निकलता है, जिसने इस वक्त व्हाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था, पैरों में ब्लैक जूते। इस वक्त आदित्य की आंखें लाल थी, ऐसा लग रहा था मानो उसने ना जाने कितने रातों से ढंग से सोया ना हो। फिर भी इस लोक में आदित्य बेहद कातिल नजर आ रहा था। वहीं दूसरी कार से लीजा निकलती है और सबसे लास्ट कार में से अंकित और रवि निकलते हैं। वो दोनों भी काफी हैंडसम थे, माना जाए तो पूरी कॉलेज में सब लड़कियों का पहला क्रश आदित्य राठौर था, और दूसरा अंकित, और तीसरे पर था रवि। आदित्य अपनी नजरें पूरे कॉलेज में घूमता है, लेकिन जिससे उसकी तलाश थी मानो वह थी ही नहीं। आदित्य भी जब से पार्टी में माही से मिला था तब से कॉलेज नहीं आया था, क्योंकि उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। लेकिन उसके जहां में बार बार माही का ही चेहरा आ रहा था, तभी रवि की नजर आदित्य पर जाती है, जिसे देखते हुए वह अपने बगल में खड़ा अंकित के बाजू को जोर से अपनी कोहनी से मारता है। वही अंकित गुस्से में घूमते हुए रवि को देखता है, जो उसे अपनी आंखों के इशारों से आदित्य को देखने के लिए कह रहा था। अंकित जब आदित्य के चेहरे पर नजर आता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वह अपने हाथ को आगे बढ़ते हुए आदित्य के कंधे पर रखकर कहता है, क्या हुआ आदि, एनी प्रॉब्लम, किसी को ढूंढ रहे हो क्या तुम? अंकित की बात सुनते हुए आदित्य अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को छुपाते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहता है, नो। तभी लिया के मुंह से वाव निकलता है, जिससे सारे वॉइस का ध्यान लीजा की तरफ चला जाता है, जो एक तक सामने देख रही थी। लीजा को ऐसे देख सबका ध्यान सामने चला जाता है। सामने देखते हुए रवि और अंकित का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वही आदित्य के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो था, लेकिन क्या इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वही माही जो इस वक्त फोन को स्को करते हुए आ रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस होता है मानो कोई उसे घूरे जा रहा हो। माही जब अपनी नजर उठाते हुए सामने देखती है तो उसकी नजर आदित्य की नजरों से जा मिलती है। माही के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वही आदित्य जो एक तक माही देखे जा रहा था, माही की नजर मिलते ही उसकी धड़कन तेज रफ्तार से चलने लगती है। तभी पीछे से कोई आते हुए आदित्य के गले लग जाती है। वो लड़की अपनी सेक्सी वॉइस में आदित्य के कान में कहती है, कैसे हो आदि बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुमने मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव किया। इतना कहते हुए सिया की नजर सामने माही पर जाती है, जिसे देखते हुए उसकी आंखों में माही के लिए नफरत भी हिसाब दिखने लगती है। वही सिया की नफरत माही की बस जैसी नजरों से नहीं बच पाती, जिसे देखते हुए माही के चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल आ जाती है। माही अपना चेहरा नीचे करते हुए स्माइल करने लगती है। वही माही के नजर फिरने से आदित्य के हाथों की मुट्ठी काश जाता है। आदित्य सिया को अपने आप से दूर करते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, आई डोंट हैव दैट मच स्पेयर टाइम टू कीप रिसीविंग योर कॉल्स, आई हैव अदर वर्क टू डू, गॉट इट। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारा फोन रिसीव करता रहूं, मुझे और भी काम होते हैं, समझ गई। इतना कहते हुए आदित्य बिना सिया की बात सुन वहां से चला जाता है। वही आदित्य की बात सुन सिया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उसकी नजर माही पर जाती है, जिसे देखते हुए उसकी आंखों में माही के लिए हद से ज्यादा नफरत दिखने लगती है। वही लिजा, रवि और अंकित भी आदित्य की पीछे पीछे चले जाते हैं। वही माही के पीछे से मेघा माही के गले लगाते हुए चिल्लाते हुए कहती है, स्वीट हार्ट, अच्छा हुआ तुम आ गई, पता है तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा था कॉलेज में। इतना कहते कहते मेघा माही के सामने आते हुए अपनी पपी आई को बार बार ब्लिंक करती है कि हरकतें देख माही मन ही मन मुस्कुराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में मिहिर के केबिन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई तूफान आया हो। चारों तरफ महंगी महंगी चीज डिस्ट्रॉय पड़ी हुई थी, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। वही केबिन में इस वक्त सिगरेट का धुआं चारों तरफ फैला हुआ था। वही मिहिर जो इस वक्त अपने केबिन के गिलास विंडो के सामने खड़ा सामने फैली जंगल को देखते हुए एक तक स्मोक कर रहा था, और उसके दूसरे हाथ में वाइन की बोतल थी। मिहिर कभी सिगरेट की लंबी लंबी काश भरत तो कभी वाइन की बोतल अपने होठों पर लगा रहा था। इस वक्त मिहिर की आंखें किसी हैवान की तरह बेहद लाल नजर आ रहा था। उसके फेस पर इस वक्त गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वही ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय थे सब अपने कामों में इस तरह व्यस्त थे मानो अगर उन्होंने थोड़ी सी भी सांस ली तो उनका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा, क्योंकि मिहिर ने अपने गुस्से की वजह से कितने लोगों को फायर कर चुका था।
वही केविन में भी, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने पहले जंगलों में से जानवरों की खतरनाक आवाज सुन रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता है। नहीं, जब अपने जेब से फोन निकलते हुए फोन आईडी पर देखा है तो बिना किसी भाव के फोन रिसीव करते हुए अपने कान पर लगता है। तभी फोन के दूसरे साइड से दादाजी अपने रोबदार आवाज में मिहिर से कहते हैं, मिहिर कहाँ है आप? हम यहाँ आपका कब से वेट कर रहे हैं। आप आधे घंटे में मुझे मेरे नजरों के सामने मौजूद चाहिए। इतना कहते हुए दादाजी कॉल कट कर देते हैं। वही दादाजी की बात सुन मिहिर की पकड़ अपने फोन पर टाइट हो जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।